फर्स्ट चैंपियंस लीग गेम वीक खत्म हुआ और काफी एक्साइटिंग गेम्स हमें देखने को मिली। चैंपियंस लीग जब भी वापस आती है ना तो फुटबॉल फैंस में एक्साइटमेंट लेकर आती है और ये गेम्स 3 दिन खेली गई, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। तो चैंपियंस लीग ट्रेडिशनली खेली जाती है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, और आने वाली बाकी की जो गेम वीक 7 होंगे ना ग्रुप स्टेज के, वो इसी तरह खेले जाएंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे को। अब थर्सडे को गेम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन पहला गेम वीक जो था उसके अंदर हमने 3 दिन मैचेस देखे और बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हुए। बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया चैंपियंस लीग में, बहुत ही कमाल किस्म की गेम्स यहाँ पर हुई। तो आज की वीडियो के अंदर राउंड अप करेंगे गेम वीक 1 का चैंपियंस लीग का, और देखेंगे कि क्या हुआ इस गेम वीक 1 में और कौन कौन सी टीम्स इस वक्त कहां पर खड़ी हैं, और यहां से चैंपियंस लीग जो है वो आगे किस तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है, और कौन सी टीम जो है यहां से चैंपियंस लीग के टॉप 8 में क्वालिफाई कर सकती हैं। तो गेम वीक 1 में पहला बहुत इंपॉर्टेंट जो गेम हुआ था ना, वो था एथलेटिको बिल्बाओ वर्सेस आर्सेनल। यार यहाँ पर आर्सेनल की को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस स्टेडियम में जाकर वो खेल रहे थे ना, वहां पर खेलना इतना आसान नहीं है, वहां पर जीतना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ आर्सेनल ने बहुत सारी साइनिंग्स की है और उन्होंने मिडफील्ड के अंदर अच्छे प्लेयर्स को साइन किया, उन्होंने अपने अटैक को अच्छा किया। डिफेंस, शायद डिफेंस में थोड़ी सी कमी जरूर है, जो उन्होंने लाइनअप खिलाई वहां पर थोड़ी सी डिफेंसिवली उनको ना लगता यही है कि थोड़ा सा उनको बेहतर लाइनअप खड़ी करनी चाहिए थी। आर्टेटा ने थोड़ा सा ट्रिक मिस किया यहाँ पर, लेकिन भाई फिर भी बात यह है कि पहला हाफ जो है वो 0-0 के साथ जाता है, लेकिन सेकंड हाफ में रीग्रुप करती है आर्सेनल, और आर्सेनल जो है वो 2-0 के साथ ये मैच जीत जाती है। तो एक अच्छी चीज ये थी कि जो हाफ टाइम के बाद से कुछ चेंजेस की थी आर्टेटा ने, वो चेंजेस काम आ गई, और टुसार्ड ने यहाँ पर गोल स्कोर किया, मार्टिनेली ने यहाँ पर गोल स्कोर किया, और बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट जो है वो आर्सेनल को दिला कर दिए। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्सेनल ने जिस तरह की साइनिंग्स की है ना यहाँ पर, तो मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि आर्सेनल का ये सीजन काफी अच्छा जाना चाहिए, और मैं मतलब ज्यादा कोई शौक नहीं होऊंगा कि अगर आर्सेनल यहाँ पर टॉप 8 फिनिश करती है। और आपको अगर टॉप 8 फिनिश करने के बाद से नॉकआउट स्टेज में आपको ये क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स में खेलते हुए नजर आए, तो इसमें कोई भी ज्यादा शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि उनका स्क्वाड बहुत अच्छा है। और अगर इससे नीचे जाकर ये कहीं फिनिश करते हैं ना, तो आई थिंक फिर हम ये बात बोल सकते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद आर्टेटा। आर्टेटा ही मेरे ख्याल से फिर प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि इतनी अच्छे स्क्वाड के बाद अगर आप रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे, तो फिर आपको मेरे ख्याल से किसी नए मैनेजर के लिए जाना चाहिए। फिर दूसरा गेम था गेम वीक 1 में पीएसवी वर्सेस बर्लिन। भाई यहाँ पर बर्लिन ने काफी बड़ा शॉक दिया, 3-1 के साथ वो मैच उन्होंने जीत लिया। पीएसवी इतनी हल्की टीम नहीं है, अच्छी खासी वो टीम थी, और बर्लिन ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकाले। 3-1 के साथ उन्होंने मैच जीता, और उनका एक प्लेयर था हाजी हाजी करके कुछ, तो उसने जो गोल स्कोर किया, भाई कमाल किस्म का बैंगर मारा है उस बंदे ने। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, एक एक पॉइंट यहाँ पर काउंट करेगा हर टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी 24 टीमों की अगले राउंड के लिए, और उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि कौन सी 8 टीमें ऐसी हैं जो टॉप 8 में फिनिश करेंगी। फिर गेम वीक 1 का सबसे बड़ा शॉक, बेनिफिका कबरा के अगेंस्ट मैच हार जाती है। मतलब बेनिफिका ने पहले 10-12 मिनट के अंदर 2-0 की लीड ले ली थी, और उसके बाद वो 3-2 के साथ होम पर मैच हारते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शॉक था, काफी बड़ा रिजल्ट है ये इन टर्म्स ऑफ। अगर बेनिफिका को अब लास्ट सीजन में देखो तो बार्सिलोना ने इनके अगेंस्ट 2 बार खेला था, और दोनों बार बहुत ही कमाल किस्म की इनके साथ बारसा की गेम हुई थी। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेनिफिका ये मैच जीतेगी, और फिर अभी ये न्यूज आनी शुरू हो चुकी है कि बेनिफिका ने अपने मैनेजर को जो है वो सैक करने के लिए जा रहे हैं, और जोजे मोरिनियो का नाम लिया जा रहा है। शायद यही वो रिजल्ट है जिसके बाद से ये सारी की सारी कहानी जो है वो चलनी शुरू हुई है, और जोजे मोरिनियो आपको दोबारा से चैंपियंस लीग में एक टीम को मैनेज करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट ऐसा था जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने काफी बोल्ड डिसीजन लिया है, और जोजे मोरिनियो को वो साइन करने के लिए जा रहे हैं। फिर आता है गेम वीक 1 का सरप्राइज। मतलब गेम वीक 1 में हर एक की नजरें जो लगी थी ना, वो रियल मैड्रिड और मार्साई की गेम के ऊपर थी, लेकिन जुवेंटस और डॉर्टमंड का जो गेम था वो उस दिन का सबसे बेस्ट गेम था। और आप कह सकते हो कि ये गेम वीक 1 की जो
तीनों दिन मैचेस हुए ना उसका बेस्ट गेम था भाई। 4-4 के साथ ये मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। इस गेम के अंदर सब कुछ देखने को मिला, बैंगर्स देखने को मिले, सरप्राइजेस देखने को मिले, कमबैक्स देखने को मिले, रेफरिंग के गंदे गंदे डिसीजंस देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको सब चीजें देखने को मिली और बहुत ही एंटरटेनिंग गेम थी ये। जुवेंटस ने 3-4 दिन के अंदर दोबारा से कमबैक किया। अगर आपको याद हो को इंटर मिलान के अगेंस्ट भी उन्होंने कमबैक करके सीरिया के अंदर मैच जीत लिया था। यहां पर वो मैच तो नहीं जीत पाए, लेकिन यार एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता, जो इंजरी टाइम उनको मिला था, उसके अंदर 2 मिनट के अंदर उन्होंने 2 गोल स्कोर करके मैच 4-4 से ड्रॉ कर लिया। और ये बहुत ही मैसिव कमबैक था, क्योंकि यूसीएल के अंदर ना इस तरह के कमबैक्स जो है ना वो टीम का मोराल बना देते हैं और प्लेयर्स को किसी और लेवल पे ले जाते हैं। और फिर जो इस तरह की टीम्स होती है ना वो कंपटीशन में काफी डीप जाती हैं। तो और यहाँ से जुवेंटस का एक बहुत ही कमाल किस्म का कमबैक, और मुझे लगता है ये कि जुवेंटस का ये सीजन जो है ना काफी अच्छा होने वाला है। और उनका स्टार मैन था व्लाहोविच भाई, 2 गोल भी स्कोर किए और आखिर में उसने असिस्ट भी किया। और इसी तरह इंटर मिलान के अगेंस्ट भी उसने 2 गोल स्कोर किए थे। तो भाई वो बंदा इस वक्त बहुत ही तगड़ी किस्म की फॉर्म में जा रहा है और इस वक्त जुवेंटस को वो लीड करता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद रियल मैड्रिड वर्सेस मार्साई। यार ये जो गेम था ना इसमें रियल मैड्रिड ने पहला हाफ तो बहुत ही कमाल खेला। पहले हाफ में 10 शॉट्स उन्होंने लिए और रूली जो है ना वो भाई क्या कमाल किस्म की कीपिंग करा था इस गेम के अंदर। पेनल्टीज मिल रही हैं अम्बापे को, इट वाज अ अम्बापे शो। अम्बापे बहुत ही कमाल खेल रहे थे, लेकिन दोनों गोल उन्होंने पेनल्टी से स्कोर किए। पहले हाफ में जितनी अच्छी रियल मैड्रिड दिख रही थी, सेकंड हाफ में उतना ही खराब उन्होंने खेला। यहाँ पर भी काफी सारे अजीब अजीब डिसीजंस जो हैं वो देखने को मिले। आप कार्वाहल को रेड कार्ड मिला, जो कि आई थिंक बहुत ही स्टूपिड किस्म का रेड कार्ड उन्होंने लिया। उनको ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी और रियल मैड्रिड थोड़ा सा बैकफुट पे चलेगी। और फिर वो हैंडबॉल मेरे ख्याल से लकी रही है रियल मैड्रिड यहाँ पर, क्योंकि वो पेनल्टी बनती नहीं थी। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रियल मैड्रिड ने समहाउ किसी भी तरह से ले लिए। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है कि रियल मैड्रिड जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आर्दा गुलर और अम्बापे के ऊपर। पहला हाफ तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने मैनेज किया, सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा लकी रही। लेकिन ये है कि रियल मैड्रिड का ये कंपटीशन कहा जाता है। और फिर होता है स्पर्स और विलारियल का गेम। यार स्पर्स ने जो है ना वो 1-0 के साथ ये मैच जीत लिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी टाइट गेम होगा, स्कोर लाइन तो बता रही है कि काफी टाइट गेम है। और विलारियल की टीम जो है ना वो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलती है, काफी अच्छा स्क्वाड है उनका। और मैं प्रिडिक्ट यही करता हूँ कि, और मेरी प्रिडिक्शन यही है कि ला लीगा में टॉप 4 फिनिश करेंगे। लेकिन स्पर्स ने इनको होम के ऊपर 1-0 से हरा दिया। स्पर्स मुझे लगता है ये कि उनका ये सीजन थोड़ा अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छी साइनिंग्स उन्होंने की है, बड़ा अच्छा स्क्वाड है उनका। तो स्पर्स एक ऐसी टीम है जो कि सरप्राइज कर सकती है इस वक्त यूसीएल के अंदर, और आपको टॉप 8 में भी कहीं ना कहीं फिनिश करती हुई नजर आ सकती है। मुझे पता है कि काफी लोग इससे एग्री नहीं भी करेंगे, लेकिन स्पर्स का अगर आप स्क्वाड एक दफा देख लो ना तो वो स्क्वाड डिजर्व करता है टॉप 8 में आना। लेकिन कोई भी स्क्वाड डिजर्व उस वक्त करता है जब आप उतनी अच्छी फुटबॉल भी खेलो और रिजल्ट्स भी निकालो। तो समहाउ 1-0 के साथ उन्होंने ये मैच जीत लिया, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ले लिए। और देखते हैं कि स्पर्स यहाँ से आगे कैसे और कितना अच्छा खेलती है। फिर उसके बाद से भैया वेडनेसडे को गेम्स होती हैं, और वेडनेसडे की मोस्टली गेम्स जो है ना वो थोड़ी बोरिंग गेम्स है। पता है लोगों को जो है ना वो टेंशन ही नहीं थी कि भाई इस गेम में क्या होगा क्या नहीं होगा। इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, हम उसी को लेकर चलेंगे, उसी के ऊपर ही बात करेंगे। वेडनेसडे को एक अच्छा गेम था आईएक्स वर्सेस इंटर मिलान। इंटर मिलान का क्या है कि बस उन्होंने लास्ट सीजन में बार्सिलोना को ही हराना था और उसके बाद से उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। मतलब आप क्लब वर्ल्ड कप देख लो या यूसीएल का फाइनल भी देख लो, तो उन्होंने बहुत ही गंदी फुटबॉल खेली और इस सीजन में भी कोई ज्यादा अच्छा स्टार्ट उनका रहा नहीं। अभी रिसेंटली जुवेंटस के अगेंस्ट उन्होंने मैच, बड़ा अच्छा मैच हुआ था, वो मैच ये हार गए थे। तो हुआ क्या फिर उसके बाद से कि ये जो गेम होता है ना इसके अंदर थ्योराम 2 गोल स्कोर करते हैं। एग्जैक्टली एक ही तरह के गोल होते हैं, एक ही बंदा असिस्ट करता है और एक ही बंदा गोल स्कोर करता है। इंपॉर्टेंट और मैसिव 3 पॉइंट है इंटर मिलान के। लोग इंटर मिलान को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन इंटर मिलान का ये है कि भैया इटालियन टीम है तो ये कुछ भी कर सकती है। आजेक्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होम पर ज्यादा बेहतर करेगी, लेकिन आजेक्स भी जो है ना वो कुछ ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाई। तो काफी मैसिव विन है ये इंटर मिलान के लिए। 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंटर मिलान। फिर आप बात कर सकते हो कि गेम वीक 1 का सबसे बड़ा गेम बायर्न म्यूनिख वर्सेस चेल्सी। मतलब यहाँ पर फुटबॉल फैंस जो है ना वो ये बोल रहे थे कि भाई पहले ही गेम वीक 1 के अंदर मजा आने वाला है, क्योंकि एक बड़ा मैसिव गेम जो है वो बायर्न म्यूनिख वर्सेस चेल्सी का आपको देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर अगर आप स्कोर लाइन देखो तो 3-1 के साथ बायर्न ने ही मैच जीत लिया। लोग बोल रहे हैं कि चेल्सी देवर बैड, वो इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने गोल कंसीड किए ना, तो एक पेनल्टी पे गोल कंसीड किया, एक डिफेंसिव एरर की वजह से उन्होंने गोल कंसीड किया। और चेल्सी आई थिंक दे वर डूइंग गुड, वो इतनी बुरी नहीं खेल रहे थे, इतना बुरा नहीं थे वो। और पहला हाफ तो चेल्सी ने ठीक ठाक से निकाल लिया था, लेकिन सेकंड हाफ में चेल्सी जो है ना वो बायर्न म्यूनिख को कंटेन नहीं कर पाई।
एक टाइम था कि लग रहा था कि चेल्सी 2-2 कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए। लेकिन जैसे ही चेल्सी ने तीसरा गोल कंसीड किया ना, तो वहां पर चेल्सी के प्लेयर्स के शोल्डर्स ड्रॉप हो गए और फिर उन्होंने अपनी डिफीट ना एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई अब नहीं हो पाएगा हमसे। और उसके बाद से फिर बायर्न ने जो है ना वो उनको उस तरह से हिलने भी नहीं दिया था। तो बहुत बड़ी गेम थी ये, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये तीन बायर्न म्यूनिख के लिए। और आपको इस बात का पता है कि बार्सिलोना ने चेल्सी के अगेंस्ट भी खेलना है, तो बार्सिलोना और चेल्सी का गेम भी स्टैमफोर्ड ब्रिज के अंदर होगा। काफी अच्छा गेम होने वाला है वो भी। और चेल्सी अगर ये मैच हार कर गई है तो कहीं ना कहीं वो बार्सा के अगेंस्ट जोर जरूर लगाएंगे। तो फिर उसके बाद से एक और बहुत ही एंटरटेनिंग गेम हमें देखने को मिला। लिवरपूल ने एक दफा फिर से लास्ट मिनट विनर मारकर एटलेटिको डी मैड्रिड के दिल तोड़ दिए। यार 2-0 के साथ लिवरपूल ये मैच जीत रही थी। और वही बात है कि सिम्योनी की हराम बॉल हमें देखने को मिल रही थी। सिम्योनी इतनी साइनिंग्स करने के बाद भी अच्छी फुटबॉल जो है वो खिला नहीं पा रहा। तो लेकिन ये था कि इस गेम के अंदर 2-0 डाउन से एटलेटिको डी मैड्रिड ने लिवरपूल को सरप्राइज किया और उन्होंने 2-2 कर दिया था। और भाई उस टाइम के ऊपर सिम्योनी स्टेडियम में कभी यहाँ भाग रहा था, कभी वहां भाग रहा था, तो बड़ी सेलिब्रेशन कर रहा था। लेकिन मैं इस टीम के ऊपर यही बात कर रहा था कि भाई लिवरपूल को जब कॉर्नर मिला था ना, तो मैंने कहा था यार अब जिस तरह से लिवरपूल कमबैक्स कर रही है तो यहाँ पर लिवरपूल एक और सरप्राइज दे सकती है। और उन्होंने दिया। और वैन डाइक का भाई कमाल किस्म का हेडर था, लास्ट मोमेंट के ऊपर उनको हेडर मिलता है। और एटलेटिको डी मैड्रिड यार एक ऐसी टीम है जो कि डिफेंसिवली बड़ी सॉलिड नजर आती है। वो क्योंकि करते ही डिफेंस है, बस पार करके रखते हैं, हराम बॉल खेलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे उन्होंने उस कॉर्नर के ऊपर गोल कंसीड कर लिया, वो उस कॉर्नर को डिफेंड नहीं कर पाए। और लिवरपूल ने यहां पर आखिरी मोमेंट के ऊपर से 3 मैसिव पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लिए। फिर उसके बाद पीएसजी वर्सेस अटलांटा का गेम था। पीएसजी डिफेंडिंग चैंपियन है, 4-0 के साथ इन्होंने अटलांटा को हरा दिया। गैस्पेरिनी जैसे ही छोड़ के गए अटलांटा को, अटलांटा वैसी अटलांटा दिख ही नहीं रही है। गैस्पेरिनी और रोमा को कोच कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। और पीएसजी ने भाई बहुत ही कमाल किस्म का स्टार्ट लिया है। इस गेम में उस्मान डेम्बले नहीं थे, डुए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पीएसजी रुकती हुई नजर नहीं आ रही थी। थोड़ा सा स्टार्ट उनका स्लो जरूर था, लेकिन पीएसजी ने 4 गोल मार दिए और दोबारा से एक स्टेटमेंट दिया कि भैया हम लोग फिर से जो है कि भैया इस हमें हल्के में मत लेना। और अब बारसा का जो अगला गेम है ना वो पीएसजी के साथ ही होने वाला है। तो उस्मान डेम्बले शायद नहीं होंगे उस गेम में, डुए नहीं होंगे, लेकिन पीएसजी को हम लोग बिल्कुल भी आसान नहीं ले सकते। होपफुली बार्सिलोना पीएसजी के अगेंस्ट अच्छा करेगी। फिर हुई थर्सडे की गेम्स। थर्सडे की गेम में क्लब ब्रूज वर्सेस मोनाको का पहला गेम होता है। पहले ही 10 मिनट के अंदर मोनाको पेनल्टी मिस कर लेती है और जैसे वो पेनल्टी मिस करते हैं उसके बाद से पूरा गेम का मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है और भाई हर तरफ आपको क्लब ब्रूज ही नजर आती है। 4-0 के साथ ये मैच जीत रहे होते हैं और फिर आते हैं आंसू फती फ्रॉम द बेंच। फर्स्ट टाइम आई थिंक वो मोनाको की तरफ से खेल रहे थे, इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो पहला गोल मोनाको के लिए स्कोर करते हैं। लेकिन ये था कि मोनाको ने भी इस सीजन में काफी अच्छी अच्छी साइनिंग जरूर की हैं, लेकिन उनकी कंपेन जो है ना वो कुछ अच्छा स्टार्ट उन्होंने नहीं लिया और क्लब ब्रूज ने मैसिव 3 पॉइंट जो है वो यहाँ पर मोनाको के अगेंस्ट निकाल लिए। फिर गेम था कोपेनहेगन वर्सेस लेवरकुसन का। यार 2-2 के साथ ये मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन कोपेनहेगन के लिए ना मैं यही बोलूंगा कि रॉबरी हो गई भाई उनके साथ। बिल्कुल वैसे ही पेनल्टी जैसे अम्बापे को पेनल्टी मिली, वैसे ही जैसे डॉर्टमंड को पेनल्टी मिली, इसी तरह से कोपेनहेगन के अगेंस्ट भी काफी सारे जो डिसीजंस चले गए। कोपेनहेगन को यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेने चाहिए थे, लेकिन रेफरिंग डिसीजंस की वजह से कोपेनहेगन को यहाँ पर जो है वो ड्रॉ के साथ ही जाना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा यार कि वॉर के इंट्रोडक्शन के बावजूद भी जब इस तरह की सिली मिस्टेक्स रेफरी करेंगे तो यार फिर मतलब आप कहाँ पर जाके कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इन लोगों से कि यहाँ पर हम रेफरिंग स्टैंडर्ड को बेटर होता हुआ देखें। देखो वार का मतलब यही था कि ऑन फील्ड रेफरी से अगर गलती होती है तो उसको ओवरटर्न किया जाए, रिव्यू में जाया जाए और रिव्यू देखने के बाद से देखा जाए कि मतलब अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जाए। लेकिन भाई यहाँ पर तो उल्टा ही काम हो रहा है। वार भी जो है ना जब नहीं कुछ करने पे आती है तो वो कुछ भी नहीं करती। फिर फ्रैंकफर्ट वर्सेस गैलातासराय। भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 गोल मारे फ्रैंकफर्ट ने गैलातासराय को। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली। गैलातासराय की अच्छी खासी टीम है, मतलब टर्किश जाइंट आप उनको बोल सकते हो। और फ्रैंकफर्ट ने भाई उनको 5 गोल ठोक दिए। तो बहुत मैसिव पॉइंट है ये फ्रैंकफर्ट के और बार्सिलोना ने फ्रैंकफर्ट को भी खेलना है। फिर मैच था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नापोली का। यार देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वन साइडेड गेम होगा। नापोली अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सीजन में सीरिया की बेस्ट टीम है और मैनचेस्टर सिटी को अगर पिछले सीजन से आप देखो
तो वो इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेली। नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, पेप गार्डियोला उनको मैनेज कर रहे हैं, और इस सीजन का स्टार्ट भी प्रीमियर लीग में देखा जाए तो मैनचेस्टर सिटी का इतना अच्छा नहीं रहा। एक रेड कार्ड होता है नेपोली की प्लेयर को, और उसके बाद से गेम टोटली चेंज हो जाता है। बिल्कुल कोई फाइट मुझे देखने में नजर नहीं आती। अर्लिंग हालैंड अपने 50 गोल यूसीएल में कंप्लीट करते हैं। 24-25 साल की एज में 50 गोल स्कोर कर देना यूसीएल में, या ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि उनका नाम नहीं लिया जा रहा। और अगर कोई इस टाइम के ऊपर मुझे लगता है कि रोनाल्डो का रिकॉर्ड यूसीएल, तो जिस स्पीड के साथ हालैंड चल रहे हैं, हालैंड और एम्बापे ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो एक बहुत ही मैसिव गेम था मैनचेस्टर सिटी के लिए। रिसेंटली अभी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा कर आए हैं, तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से मोमेंटम गेन करना शुरू कर रही है मैनचेस्टर सिटी, और यहाँ से उनका सीजन जो है यहाँ से बेहतरी की तरफ ही जाएगा। अगला गेम स्पोर्टिंग और केरात का। स्पोर्टिंग यार आराम से मैच निकाल के ले जाती है। केरात मतलब ऑनेस्टली मतलब वो इतनी कोई मैसिव टीम नहीं है कि वो इस कंपटीशन में जो पुराने मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनको जो है वो ज्यादा टक्कर दे सके। तो स्पोर्टिंग ने इस गेम को बड़े आराम से निकाल लिया। फिर लास्ट गेम था न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना का। यार देखो ये बड़ा टेक्टिकल बैटल के साथ मैच खेला गया। बार्सिलोना भी थोड़ा सा अपने स्टाइल से हटकर खेली, और इंपॉर्टेंट चीज जो बार्सिलोना की मुझे नजर आई ना वो ये आई कि बार्सिलोना ने अपनी गलतियों से सीखा कि गेम मैनेज कैसे करना है। वो कल उन्होंने दिखाया, जो चीज हम इंटर मिलान के अगेंस्ट लास्ट सीजन में सेमीफाइनल में नहीं कर पाए थे, वो कल न्यूकासल के अगेंस्ट हमने करके दिखाया। थोड़ा सा न्यूकासल को भी हमें यहाँ पर तारीफ करना बनती है कि उन्होंने भी बार्सिलोना को सही से टेस्ट जरूर किया, लेकिन बार्सिलोना ने भी जो है वो एक प्रॉपर जो है ना आप कह सकते हो कि यूसीएल की गेम खेल कर दिखाई है, कि जहाँ पर टैक्टिकल बैटल हो रही है, दोनों टीम्स ना अपने मोहरे जो है वो बड़े प्यार से तरीके के साथ मैनेजर्स रख रहे थे। और यहाँ पर न्यूकासल को थोड़ा एडवांटेज जरूर था कि एक तो लामीन यमाल नहीं खेले थे, और सेंट जेम्स पार्क में ये गेम हो रहा था, होस्टाइल एनवायरनमेंट था, सब कुछ था, और बार्सिलोना ने यहाँ पर मैसिव 3 पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लिए। तो मेरे ख्याल में बार्सा के लिए एक बहुत ही अच्छा मैच था। वलेंसिया के बाद से बार्सिलोना ने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ना शुरू किया, और इस न्यूकासल वाली गेम के साथ बार्सिलोना से हम अब आगे और बेटर ही एक्सपेक्टेशंस लगाकर रख सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना अब यहाँ से थोड़ी बेहतर और अच्छी फुटबॉल और इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। यूसीएल में एक एक गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेबल पर देखो तो देखो फर्स्ट गेम के बाद से ना टेबल के कोई मायने नहीं है, क्योंकि सेकंड गेम थर्ड गेम के बाद से आपको टेबल की शक्ल बदलती हुई नजर आएगी। अभी तो फ्रैंकफर्ट इस पर टॉप के ऊपर है, लेकिन जो भी टीम्स यहाँ पर जीती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, और हर गेम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ टीम्स जो हैं वो कोशिश करेंगी कि टॉप 8 में फिनिश करें, कुछ टीम्स कोशिश करेंगी कि एटलीस्ट टॉप 16 में, टॉप 24 में फिनिश करें। तो हर एक का अपना अपना टारगेट है, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी टीम जो है ना वो यहाँ से जाएंगी। तो काफी ज्यादा मजे की गेम्स हमें देखने को मिली है। अब गेम वीक 2 जो है वो जब आएगा तो उसके बाद से आपको टेबल के अंदर बहुत सारी चेंजेस भी होती हुई नजर आएंगी। तो एक्साइटमेंट जो है वो चैंपियंस लीग की वो वापस आ चुकी है, और अब सही मायनों में जो है वो आप कह सकते हो कि सीजन शुरू हो चुका है। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,